हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो मैथ पेडागोजी से है। इस वीडियो में हम मैथ पेडागोजी के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं, जो कि सीटेट पेपर फर्स्ट सेकंड तथा यूपी टेट पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि किसी विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कालांशों व किन किन दिनों को पढ़ाना है। यानी ऐसी कौन सी विधि है जिसके अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षक तथा कितने कालांशों व किन किन दिनों को पढ़ाना है। यानी ऐसी कौन सी विधि है। तो ऑप्शन नंबर ए है आगमन विधि, उसके बाद बी है खोज विधि, सी है निगमन विधि तथा डी है इकाई योजना विधि। यानी जो हम पाठ योजना बनाते हैं तो इकाई योजना विधि जो है कहा गया है इसमें ऑप्शन में। तो देखिएगा कि वो विधि है इकाई योजना विधि। यानी इकाई योजना विधि में जो है तो पूरे अध्याय शीर्षक के अंतर्गत जो कितने कालांश व किन किन दिनों को पढ़ाना है तो वो आ जाता है इकाई योजना विधि के अंतर्गत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है कि गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है। तो देखिएगा गणित की सभी शाखाओं में तो सबसे प्राचीनतम शाखा जो है तो वो कौन सी है। तो पहला वाला ऑप्शन है रेखा गणित, बी है अंक गणित, सी है सांख्यिकी तथा ऑप्शन नंबर डी है बीज गणित। तो देखिएगा कि गणित की सबसे प्राचीनतम शाखाओं में तो गणित की सबसे प्राचीनतम शाखाओं में सांख्यिकी को माना गया है। इसका ऑप्शन जो है सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है। तो माध्यमिक स्तर पर अंकगणित जो है तो वो कौन सी विधि है शिक्षण की, यही पूछा गया है कि माध्यमिक स्तर पर जो अंकगणित है तो वो शिक्षण की कौन सी विधि है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रयोगात्मक विधि है, यानी प्रायोगिक विधि है, या विश्लेषण व संश्लेषण विधि है, या फिर आगमन यानी निगमन विधि है, या डी है उपर्युक्त सभी। तो देखिए कि माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि जो है तो वो आगमन निगमन विधि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है। तो देखिए अभी जो है पिछला जो आपने क्वेश्चन देखा सेम वही है कि माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि जो है तो वो आगमन निगमन विधि है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रेखा गणित हेतु निम्नांकित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि कौन सी है। यानी रेखा गणित पढ़ाने हेतु जो है तो निम्नलिखित में से सबसे प्रमुख विधि जो है तो वो कौन सी है। तो ए है निगमन विधि, बी है आगमन विधि, सी है खोज विधि तथा डी है व्याख्यान विधि। तो देखिए कि इसमें रेखा गणित हेतु जो निम्नांकित में सबसे प्रमुख विधि पूछा गया है तो सबसे प्रमुख विधि है आगमन विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा कि 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी। देखिए 10 गीतिका जो है तो ये 10 गीतिका नामक एक गणितीय ग्रंथ है। अब पूछा गया है कि इसकी रचना जो है तो किसने किया है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि ब्रह्मगुप्त ने, बी है कि वराह मिहिर ने, सी है आर्यभट्ट ने तथा डी है रामानुजन ने। तो देखिएगा कि 10 गीतिका नामक जो गणितीय ग्रंथ है इसकी रचना करने वाले हैं आर्यभट्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। तो संश्लेषण विधि के संदर्भ में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा तथ्य है जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर ये है कि यह एक वैज्ञानिक विधि है, बी है यह रटने की विधि है, सी है विश्लेषण में पहले प्रयुक्त होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि इसमें समय और शक्ति दोनों कम लगते हैं। तो देखिए संश्लेषण विधि के संदर्भ में पूछा गया है कि कौन सा तथ्य गलत है। तो देखिए कि संश्लेषण विधि के संदर्भ में जो तथ्य गलत है तो वो ये है ऑप्शन नंबर सी कि विश्लेषण में पहले प्रयुक्त होता है। यानी ये तथ्य जो है ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये देखिएगा कि एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए। तो देखिए कि एक अच्छी मूल्यांकन विधि क्या है, कि इसमें क्या देखा जाए। बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि, बी है शिक्षण हेतु अपनाई गई विधि, सी है पाठ्य वस्तु से संबंधित विधि, या डी है उपर्युक्त सभी। तो देखिए कि एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि, यानी एक अच्छी मूल्यांकन विधि यही होगी कि जिसमें हम बालक के व्यवहार में परिवर्तन देखें, परिवर्तन देख सकें। ऐसी विधि जो है तो वो सबसे अच्छी मूल्यांकन विधि कहलाएगी। सो ए वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन ये है कि छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, अब यह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो देखिए एक छात्र जो है वो वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, अब वह जो है तो वो किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। तो ए है ज्ञान का, बी है अवबोध का, सी है कौशल का, या डी है ज्ञानोपयोग का। तो देखिए एक छात्र जो है वो वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, तो पूछा गया वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है, तो वो करता है अवबोध की। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये देखिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि अवबोध का। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ज्यामिति की संख्याओं का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। तो ज्यामिति की संख्याओं का हल ज्ञात करने के लिए अध्यापक को जो है तो किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। ए वाला ऑप्शन है विश्लेषण विधि का, बी है आगमन विधि का, सी है व्याख्यान विधि का, या फिर डी है निगमन विधि का। तो देखिए इसमें कि ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए तो अध्यापक को विश्लेषण विधि का प्रयोग करना चाहिए। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि बालकों को कम से कम बताना चाहिए एवं उन्हें अधिक से अधिक स्वयं सोच निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अब ये सिद्धांत जो है तो वो लागू होता है, यानी ये सिद्धांत जो है तो किस पर लागू होता है कि बालकों को कम से कम बताना चाहिए और उन्हें अधिक से अधिक स्वयं सोच निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अब ये सिद्धांत जो लागू होता है तो ए वाला ऑप्शन है कि निगमन विधि में, बी है आगमन विधि में, सी है प्रोजेक्ट विधि में, या फिर डी है ह्यूरिस्टिक विधि में। तो देखिए ये लागू होता है ह्यूरिस्टिक विधि में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है। तो शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या है, यानी जब आप पाठ्य योजना बनाते हैं तो पाठ्य योजना में जो शिक्षण प्रक्रिया है तो उसका अंतिम सोपान जो होता है तो वो क्या होता है। मूल्यांकन, उद्देश्य, अधिगम या उपर्युक्त सभी। तो देखिए शिक्षण प्रक्रिया का जो सबसे अंतिम सोपान होता है वो मूल्यांकन होता है, यानी सारे क्रियाकलाप करने के बाद बच्चे के ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। तो शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान मूल्यांकन कहलाता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन ये है कि प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है। तो ऑप्शन नंबर ए है इकाई विधि का, बी है निगमन विधि का, सी है संश्लेषण विधि का, या फिर डी है आगमन विधि का। तो देखिए प्रयोगशाला विधि पूछा गया है कि ये किस विधि का विस्तृत रूप है। तो प्रयोगशाला विधि जो है ये आगमन विधि का विस्तृत रूप है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं। तो शिक्षण के सामान्य उद्देश्य जो हैं वो कैसे होते हैं, दूरगामी होते हैं, दूरगामी नहीं, पाठ्य योजना में प्राप्त नहीं किया जा सकते, या मानव व्यवहार में नहीं झलकते हैं। तो देखिए कि शिक्षण के सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वो दूरगामी होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि गणित शिक्षण में पाठ्यपुस्तक का उपयोग निम्नांकित कारण से किया जाता है। तो देखिए कि गणित शिक्षण में जो पाठ्यपुस्तक का उपयोग है तो वो किस कारण से किया जाता है। प्रायोगिक कार्यों हेतु किया जाता है, यानी गणित शिक्षण में पाठ्यपुस्तक का उपयोग तो प्रायोगिक कार्यों हेतु किया जाता है, या फिर प्रस्तावना हेतु, या उदाहरणों एवं चित्रों हेतु, या उपर्युक्त सभी। तो गणित शिक्षण में पाठ्यपुस्तक का उपयोग जो है तो प्रायोगिक कार्यों हेतु भी किया जाता है, प्रस्तावना हेतु भी किया जाता है, तथा उदाहरणों एवं चित्रों हेतु भी किया जाता है। सो डी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं।
तो गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? प्लेटो हैं, आर्यभट्ट हैं, या फिर न्यूटन है, या सीवी रमन है? तो देखिएगा कि गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता जो हैं तो वो प्लेटो हैं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इसमें कौन सी विधि सहायक होगी? यानी जब किसी वृत्त की परिधि व व्यास में हम संबंध स्थापित करेंगे तो इसमें कौन सी विधि जो होगी तो वो सबसे सहायक विधि होगी। तो ए वाला ऑप्शन है संश्लेषण विधि, बी है प्रयोगात्मक विधि, सी है आगमन विधि, या फिर डी है प्रदर्शन विधि। तो देखिएगा कि किसी वृत्त की परिधि व व्यास में जब संबंध स्थापित करना है तो उसमें सबसे अधिक सहायक विधि जो होगी तो वो होगी प्रयोगात्मक विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि किसी वृत्त की परिधि व व्यास के में जो है संबंध स्थापित करने के लिए तो कौन सी विधि सहायक होगी? तो वो होगी प्रयोगात्मक विधि। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा कि गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है। अब सिद्धांत को समझने के बाद तो ए वाला ऑप्शन है कि शुद्धता से हल करवाना, बी है निर्धारित समयावधि में प्रश्नों को हल करवाना, सी है लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि शीघ्रता से प्रश्न हल करवाना। तो देखिए गणित शिक्षण पूछा गया है कि छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है। अब सिद्धांत को समझाने के बाद जो है तो लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना चाहिए। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।